सुप्रभातम। पिछले क्लास में हम लोग वर्णों पे चर्चा किए थे और वर्ण कहाँ से आए, वर्णों का भेद क्या है, वर्ण के बारे में विस्तार से मैंने बताया था। लेकिन जो मैंने होमवर्क आप लोगों को जो काम करने को दिया था उसमें कई बच्चों ने प्रश्न जो पूछा माहेश्वर सूत्र क्या है या क्या, तो इनसे मुझे लगा कि आप लोग को भी पूरा अच्छी तरह आप लोग नहीं समझे हैं, है ना। तो इसलिए एक बार फिर से वर्णों के बारे में बताते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ण पे आते हैं। वर्ण आए कहाँ से, ये मैंने बताया था। तो वर्ण के लिए वही मैंने जो श्लोक था एक मैंने आप लोगों को उसमें बताया था, फिर से एक बार बता देती हूँ कि आता है नृत्यावसाने नटराज राजः निनाद ढक्काम नवपंचवारम। नृत्य के अवसान पर शिव ने अपने जो डमरू बजाया उससे 14 माहेश्वर सूत्र निकले और उसी को माहेश्वर सूत्र कहते हैं, जो मैंने पढ़ाया था। जो आप लोग को क्लियर शायद नहीं हुआ है, तो महेश्वर सूत्र महेश्वर के सूत्र हैं, इसीलिए उनको माहेश्वर सूत्र कहा। जैसे वसुदेव के पुत्र वासुदेव, वैसे ही महेश्वर के सूत्र माहेश्वर सूत्र। उसका नाम माहेश्वर सूत्र इसीलिए है क्योंकि वह महेश्वर के सूत्र हैं। और महेश्वर ने जब डमरू बजाया, कितनी बार बजाया? 14 बार। निनाद ढक्कम नवपंचवारम, अर्थात उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया। और 14 जितनी बार 14 बार बजाया तो 14 बार 14 माहेश्वर सूत्र निकले। यही माहेश्वर सूत्र हैं और इन माहेश्वर सूत्र का प्रयोग हम प्रत्याहार बनाने में भी करते हैं। इसलिए आपको हो सकता है आप माहेश्वर सूत्र ढूंढ रहे होंगे तो आपको नहीं मिल रहा होगा। किसी भी व्याकरण की पुस्तक में आप प्रत्याहार निकालिए। प्रत्याहार हम बनाते कैसे हैं? माहेश्वर सूत्रों के ही आधार पर। हम जब भी प्रत्याहार बनाएंगे तो हम माहेश्वर सूत्र के आधार पर ही बना सकते हैं। तो प्रत्याहार में आपको ये माहेश्वर सूत्र मिल जाएगा। मैंने बताया भी था, लेकिन एक बार सुन के याद नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र शिव की डमरू से निकले। क्या था? ऐ उण, री ऋक, ए ओम, ऐ औच, हयवरट, लण, यमंगणनम, झभय, घढ़धश, जबगढ़दश, खफ छठ थ, चट तव, कपय, शशर हल। अब जब इन सूत्रों को हम देखेंगे तो देखिए कि 1 2 3 4 4 तक सूत्रों में पूरा स्वर है ना। अ ई उ ऋ ऋक ए ओं ऐ औच। इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है कि अंतिम वर्ण जो सबका है, जैसे ण है, यहाँ क अंत में है, यहाँ अंग अंत में है, यहाँ च अंत में है जो हलंत है, जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो उसको काउंट नहीं करते हैं, है ना। आज हम प्रत्याहार भी बताने का इसमें बता देते हैं इसी क्रम में कि जैसे मान लीजिए अण प्रत्याहार है ना। तो अण प्रत्याहार में अ से शुरू करेंगे। जैसे अण में हो गया अ ई उ, अंतिम में जो ण हलंत है, अण प्रत्याहार में प्रत्याहार का नाम होगा अण, लेकिन जब प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आए तो अंतिम वर्ण ण को हम छोड़ देंगे। अण प्रत्याहार में क्या हो जाएगा? अ ई उ। वैसे ही मान लीजिए अक प्रत्याहार कहें तो अक यानी अ से शुरू करेंगे, यहाँ क तक आएंगे, है ना। तो अ से शुरू करेंगे लेकिन क तक आएंगे, लेकिन क को प्रत्याहार में काउंट नहीं करेंगे। अक प्रत्याहार का मतलब क्या हो जाएगा? अ ई उ, फिर अण नहीं लेंगे, फिर री ऋ, क नहीं लेंगे। यानी अण प्रत्याहार में 3 वर्ण आ गए, अ ई उ। वैसे ही अक प्रत्याहार यदि कहेंगे तो उसमें 5 वर्ण आएंगे, अ ई उ ऋ ऋ, है ना। इस तरह से और भी हम बहुत सारे प्रत्याहार, जैसे अच मान लीजिए तो अ से लेके च तक करेंगे और जितना अंतिम हलंत वाला वर्ण है उसको छोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए हम कहें अच प्रत्याहार, तो अच का मतलब क्या हो गया? अ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ, यहाँ तक। अच यानी इसलिए कहा जाता है अस्वर। अच प्रत्याहार यानी अच में सारे स्वर आ जाते हैं क्योंकि औ तक स्वर है ना। अच्छा, यहाँ एक बात और जान लेना है कि जो मैंने पढ़ाया था ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, तो अ जो है अ ई उ ऋ
ये जो 5 स्वर हैं ये ह्रस्व स्वर हैं और ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर भी कहते हैं, है ना। और जैसे अ है तो इसका दीर्घ क्या हो गया आ, ई का दीर्घ क्या हो गया बड़ी, ऊ का दीर्घ हो गया बड़ा ऊ। तो ये जो है दीर्घ उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। तो मूल यहाँ पे ये ध्यान है कि जो ह्रस्व स्वर है उसी को मूल स्वर कहते हैं। मान लीजिए कभी आपसे पूछे कि मूल स्वर किसे कहते हैं, तब यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मूल स्वर यानी कि ह्रस्व स्वर यानी अ, और दीर्घ स्वर कहेंगे तब होगा आ, क्योंकि मूल स्वर इसे इसलिए कहते हैं कि जैसे आप देखिए प्रत्याहार में दीर्घ स्वर नहीं दिया है। अ का मतलब है ह्रस्व और दीर्घ दोनों, यानी अ मीन्स ओ आ दोनों, ई मीन्स ई बड़ी ई छोटी दोनों, ऊ मीन्स ऊ और ऊ बड़ा ऊ दोनों। तो इसलिए अ ई ऊ री को मूल स्वर कहा है, क्योंकि ह्रस्व कहेंगे तो अ होगा, दीर्घ कहेंगे तो आ होगा। तो इसलिए जो ह्रस्व स्वर अ ई ऊ री है, इसको कहीं कहीं ह्रस्व स्वर के स्थान पर मूल स्वर भी कहते हैं। और आ बड़ी ई बड़ा ऊ बड़ा री ये सब जो है, और ए देखिए अ ई मिलके ए बनता है ओ। तो ये जो है बाकी जो यानी कि 5 मूल स्वर हो गए, ह्रस्व स्वर हो गए, और बचा जो 8 वो दीर्घ स्वर हो गए, है ना। तो प्रत्याहार आपको भी आया होगा समझ में, कैसे अभी मैंने बताया कैसे करना है प्रत्याहार। और माहेश्वर सूत्र भी आपका क्लियर हो गया होगा कि क्या है। अब आप असाइनमेंट जो भी मैंने दिया है उसमें आप लिख सकते हैं कि महेश्वर के सूत्र हैं, इसलिए माहेश्वर सूत्र हैं। और उन्होंने डमरू बजाया जिससे ये 14 ध्वनियाँ निकली, 14 जो ध्वनि निकली वह कोई सामान्य ध्वनि नहीं थी, वही सूत्र रूप में थे। और वो सूत्र कौन से थे, यही सूत्र थे, ठीक है। अब इसी में आपको नीचे जैसे अभी मैंने जो आपको बताया आण प्रत्याहार अ ई ऊ, अक प्रत्याहार अ ई ऊ री, वैसे अच प्रत्याहार अ ई ऊ री ए ओ आई औ, है ना। तो इस तरह से आप और भी शुरू से कहीं से भी बीच बीच के लेकर के आप प्रत्याहार बना करके प्रत्याहार की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रत्याहार आपका क्लियर हो गया। अब वर्ण आ गए। अब आप देख रहे हैं कि जितने भी वर्ण आए सब माहेश्वर सूत्र से ही आए, है ना। और अब वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण वही है कि मैंने बताया था कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे वर्ण कहते हैं। क्योंकि जैसे वाक्य है, वाक्य को तोड़ के हम शब्द में बांटते हैं, और शब्दों को भी हम तोड़ सकते हैं। जैसे बालकः है तो ब प्लस आ ल प्लस अ क प्लस अ कर दिए, लेकिन अब ब प्लस जो आ किए तो ब को ब हलंत है प्लस आ है, तो अब ब को हम नहीं तोड़ सकते, आ को फिर हम नहीं तोड़ सकते, उसको खंडित नहीं कर सकते, यानी वह अपने फिर मूल रूप में आ गया। तो इसीलिए वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण का ही एक दूसरा नाम अक्षर भी है। अक्षर माने विनाशी और अक्षर यानी अविनाशी। तो इसलिए वर्ण वो है जो अक्षर भी है। वर्ण जैसे आप कहें कि वर्ण या अक्षर अलग नहीं है, जो वर्ण है वही अक्षर है। और वर्ण को अक्षर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्ण कभी नष्ट नहीं होते। वर्ण माहेश्वर सूत्र से निकले हैं और वर्ण हमेशा रहते हैं। आज से बहुत पहले भी जो लोग पढ़ते थे इन्हीं वर्णों को पढ़ते थे, हम भी आज इसी को पढ़ते हैं, और हमारा आने वाला जो जनरेशन है, अगला पीढ़ी, सब इन्हीं वर्णों को पढ़ेंगे। वर्ण हमेशा जो है अविनाशी है, वो हमेशा रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर वर्ण के बारे में मैंने पिछली बार बताया ही था, तो बहुत इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे कि वर्ण कितने हैं। तो वर्ण के 2 भेद हो गए, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। बिना किसी जिसको हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती, वो हो गया स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के भेद हो गए ह्रस्व दीर्घ प्लुत। यह भी मैंने बताया था कि जिसमें 1 मात्रा का समय लगे वो ह्रस्व स्वर, जिसमें 2 मात्रा का समय लगे वो दीर्घ स्वर, और जिसमें 3 या उससे ज़्यादा स्वर लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसके बाद और ह्रस्व स्वर कितने थे, 13 थे। अब इसके बाद व्यंजन वर्ण में मैंने बताया था कि कवर्ग है, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग। ये जो 5 वर्ग है, पाँचों में 5-5 वर्ण हो गए तो 25 हो गया। तो ये 25 जो है इसको स्पर्श वर्ण कहते हैं। य र ल व इसे अंतस्थ वर्ण कहते हैं।
तीनों श और ह इसे ऊष्म वर्ण कहते हैं, है ना। तो 25 और 4 29 और 4 33 33। तो ये 33 जो है वो स्पर्श व्यंजन वर्ण हो गए। स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण, इन सबको मिला करके 33 व्यंजन वर्ण हो गए। ठीक है, तो आपको वर्ण हो गया। अब आपको आना है कि वर्णों का जो वर्ण को ही आप देख रहे हैं कि वर्णों को ही जोड़ करके हम शब्द बनाते हैं और शब्दों को हम तोड़ते हैं तो वर्ण अलग अलग कर सकते हैं। इसी को हमें पढ़ना है, इसी को कहते हैं वर्ण विन्यास या वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन का मतलब क्या है? वर्णों को जोड़ कर लिखना। जैसे ब प्लस आ, ल प्लस अ, क प्लस अ लिखा हुआ है तो आपने जोड़ करके शब्द बना दिया बालकः। तो यह हो गया वर्ण संयोजन। और शब्द दिया है, जैसे मान लीजिए पठंती शब्द है और पठंती के वर्ण हम अलग अलग करके लिख दिए तो ये हो गया वर्ण विन्यास। इसको हम वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद दोनों कह सकते हैं, है ना। तो ये वर्ण विन्यास वर्ण संयोजन जो है आपको परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे भी जाते हैं वर्ण विन्यास वर्ण संयोजन। तो इसको आप फिर एक बार अच्छे से देख लीजिए। फिर और मैंने होमवर्क भी दिया है, आपका जो असाइनमेंट है वो वर्ण विन्यास वर्ण संयोजन इस बार मैंने दिया है, तो आप वीडियो देख के अच्छी तरह समझ लेंगे और उसको गूगल क्लासरूम पे मैंने दिया है उसको करेंगे, है ना। पार्ट 1 मैंने पढ़ाया है, पार्ट 1 के आधार पर ही दिया गया है। अब जैसे देखिए उदाहरण पठंती। पठंती में क्या है, अब जितने कोई भी कितना भी बड़ा शब्द हो आप एक एक वर्ण को लेकर चलेंगे। जैसे पठंती है तो प प्लस अ, ठ प्लस ब प्लस अ, फिर ठ प्लस अ, प ठ हो गया। फिर आधा न है, आधा न का मतलब न में अ नहीं जुड़ा है तो न प्लस त और इसमें छोटी की मात्रा है इसलिए ई, तो क्या हो गया पठंती। वैसे ही है गच्छामी, तो गच्छामी में है ग प्लस अ, च आधा है तो इसलिए च में हलंत रहेगा, च में अ नहीं जुड़ा है। फिर छ प्लस आ, मी म में छोटी है इसलिए म प्लस ही। यहाँ एक चीज आप ध्यान देंगे कि हलंत सिर्फ व्यंजन वर्णों में ही लगता है, इसीलिए व्यंजन वर्णों का नाम हल वर्ण भी है। आप देखिए स्वर वर्ण अ है, इसमें हलंत नहीं लगा है, तो ये ध्यान रखना है कि हलंत हमेशा व्यंजन वर्णों में ही लगाना है, स्वर वर्णों में नहीं लगाना है। कभी कभी आप लोग लगाना शुरू करते हैं सब में हलंत लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है, सिर्फ व्यंजन वर्ण में ही हलंत लगाना है। तो ये इसीलिए इसको व्यंजन वर्णों को हल वर्ण भी कहते हैं। तो वैसे ही गच्छामी हुआ। अब देखते हैं है तीसरे से, मान लीजिए उदाहरण है सहसा। सहसा में क्या है स प्लस अ तो स बन गया, ह प्लस अ और फिर सा है यानी स प्लस आ, है ना। वैसे ही मान लीजिए है कुत्र, तो कुत्र में क्या हो गया कु है यानी क प्लस उ, त्र है यानी त प्लस र प्लस अ, है ना। और जितना भी व्यंजन होगा सब में हलंत हो, जैसे क व्यंजन है तो क में हलंत रहेगा, त व्यंजन है तो त में हलंत रहेगा, र व्यंजन है तो र में हलंत रहेगा। स्वर वर्ण उ है इसमें हलंत नहीं है, अ में। ये ध्यान रखना है, याद रखना है कि हलंत सिर्फ व्यंजन वर्णों में ही होगा, है ना। उसी तरह जैसे देखिए शोभते है तो स प्लस ओ शो हो गया, भ प्लस अ, ते त प्लस ए। एक एक वर्ण को लेकर हम चलेंगे और उसी तरह से उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैंने वर्ण विन्यास वर्ण संयोजन वगैरह बनाया, आपको बताया कैसे बनाते हैं, यह भी बना करके मैंने आपको दिखाया। तो इस तरह से आप जो गूगल क्लासरूम में आपका होमवर्क है ये यही है, वर्ण विन्यास वर्ण संयोजन पे है। और पिछला जिन लोगों को माहेश्वर सूत्र वगैरह समझ में नहीं आया था वह भी मैंने क्लियर कर दिया, तो उसको आप लोग करेंगे। और यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर आप उसमें पूछ सकते हैं, है ना। तो इस तरह से, और जैसे चैप्टर 1 पार्ट 1 मैंने पढ़ाया है तो उससे छोटे छोटे शब्द निकाल के आप वर्ण विन्यास बना बना करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा, और बना के देखेंगे, जहाँ कोई दिक्कत होगी वहाँ पूछेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।